हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर वर्ड का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ कैंसिलेशन। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपनी शेयर्स कब कैंसिल करती है, क्या रीजंस होते हैं, कैसे करती है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा फोरफीचर वर्ड का मतलब होता है कैंसिलेशन। तो कई बार क्या होता है कि हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि कंपनी जब इंस्टॉलमेंट्स में पैसा रेज करती है तो टाइम देती है हर एक कॉल पे, चाहे वो एप्लीकेशन है, चाहे वो अलॉटमेंट है, चाहे वो कॉल मनी है। कंपनी हमेशा टाइम देती है कि 10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम या 1 महीने का टाइम, कि उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको पैसे पे करने होते हैं। बट कई बार क्या होता है कि उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद भी कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि पेमेंट को डिफॉल्ट कर देते हैं या पेमेंट नहीं करते हैं। रीजन उनका कुछ भी हो सकता है, पर्सनल इशू हो सकते हैं या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। रीजन में नहीं जाते हैं हम। पॉइंट यहाँ पर यह है कि कुछ शेयर्स ने या कुछ शेयर होल्डर्स ने पेमेंट डिफॉल्ट कर दी। अब पेमेंट डिफॉल्ट करने के बाद कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उनके शेयर्स कैंसिल कर दें। कैंसिल करने से क्या होगा? मान लो एप्लीकेशन हमने मांगी, उन्होंने पे कर दी। देखो एप्लीकेशन पे तो हर कोई करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन बिना पिए अलॉटमेंट हम शेयर्स की नहीं करते हैं। तो हम अलॉटमेंट ही तभी करेंगे शेयर्स की, या उनको शेयर्स अलॉट ही तभी होते हैं जब उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे करी होती है। तो कोई भी शेयर होल्डर हो उसने एटलीस्ट एप्लीकेशन तो हमेशा पे करी होगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है या ऐसा कोई भी शेयर होल्डर नहीं होगा जिसने एप्लीकेशन ही पे ना करी हो और कंपनी ने उसको शेयर्स अलॉट करती हो। कंपनी ऐसा कभी नहीं करेगी। तो एप्लीकेशन मांगी हमने, उन्होंने पे कर दी। अलॉटमेंट मांगी, उन्होंने पे नहीं करी। जो टाइम पीरियड हमने दिया था उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी है। तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी उनको एक और मौका दे, या उनको टाइम पीरियड उनका एक्सटेंड कर दे, या फिर ऑन द स्पॉट उनके शेयर्स कैंसिल कर दें। कैंसिल करने से क्या होगा? मान लो एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए थे एप्लीकेशंस के लिए। एप्लीकेशंस के लिए उन्होंने बोला था, और मान के चलते हैं कि फुल्ली सब्सक्राइब था हमारा अलॉटमेंट। तो 10,000 के 10,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। उसमें से एक शेयर होल्डर एक्स, जिसके पास 2,000 शेयर्स थे। अब ऑब्वियसली उसने एप्लीकेशन मनी तो पे करी होगी। मान लो कि हमारा जो बाइफर्केशन था वो एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 4 रुपए, और फाइनल कॉल 1 रुपए। तो 4, 2, 6, 3, 9 और 1, 10। 10 रुपए का एक शेयर था हमारा। तो एक्स एक शेयर होल्डर था जिसके पास 2,000 शेयर्स थे। उसने एप्लीकेशन मनी तो पे कर दी, बट अलॉटमेंट उसने डिफॉल्ट कर दी। तो अगर उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दी है तो उसने अपने 2,000 शेयर्स पे कितना रुपए कंपनी को दे रखे हैं? 3 रुपए दे रखे हैं। मतलब उसने 6,000 रुपए कंपनी को दे रखे हैं। कंपनी को एप्लीकेशन के नाम पे दे रखे हैं। उसको शेयर्स अलॉट भी हो गए थे, लेकिन अलॉटमेंट पे जब हमने उसे पैसे मांगे तो उसने पेमेंट नहीं करी। रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पैसे नहीं थे उसके पास, या उसको अब शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं था तो उसने पैसे पे नहीं किए। तो जो 6,000 रुपये उसने कंपनी को पे कर रखे थे वो कंपनी जब्त कर लेगी, कंपनी अपने पास रख लेगी। पैसे तो कंपनी के पास थे ही, कंपनी पैसे रिफंड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे गलती कंपनी की नहीं है, गलती शेयर होल्डर की है। तो कंपनी यहाँ पे पैसे वापस नहीं करेगी, और जितने भी पैसे एक्स ने कंपनी को दिए थे वो पैसे कंपनी के हो गए। एक तरह से कंपनी का प्रॉफिट हो गया। और कंपनी ने शेयर्स कैंसिल कर दिए, इसका मतलब ये है कि अब एक्स के पास वो राइट नहीं है कि वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाए। बेसिकली कंपनी ने एक तरह से शेयर्स वापस ले लिए हैं। देखो आज के टाइम पे जो शेयर्स होते हैं वो डीमैट अकाउंट के थ्रू इशू होते हैं, तो हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिकली इशूड होती है। अब उस केस में क्या होता है? फिजिकल शेयर्स एक्स के पास नहीं होंगे, एक्स के पास इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स उसके डीमैट अकाउंट से हट जाएंगे, उसके डीमैट अकाउंट में अब शो नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स ने जो आगे नेक्स्ट जो कॉल थी, अलॉटमेंट जो कॉल थी, उस पर पैसे पे नहीं किए। तो कंपनी उसके शेयर्स वापस ले लेती है, और जो पैसे उसने दिए हैं वो भी रिफंड नहीं करती है। तो अगर एक तरह से देखें तो कंपनी का डबल फायदा है। कंपनी के पास शेयर्स भी वापस आ गए, और कंपनी ने जो अब तक पैसा रिसीव किया था वो भी कंपनी वापस नहीं कर रही है। तो जितना ही पैसा कंपनी ने रिसीव किया था उन शेयर्स पे, वो कंपनी का प्योर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल था कि एप्लीकेशन मनी पे करने के बाद अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिन्होंने एप्लीकेशन मनी पे कर दी होगी, अलॉटमेंट पे कर दी होगी, फर्स्ट कॉल नहीं पे करी होगी, उसके बाद कंपनी ने उसके शेयर्स फोरफिट कर दिए। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। अब कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें कंपनी चांस देती है कि एप्लीकेशन मनी मांगी, पे कर दी, अलॉटमेंट मनी मांगी, पे कर दी, फर्स्ट कॉल मांगी,
नहीं पे करी, तो कंपनी ने सोचा कि यार चल फाइनल कॉल मांग लेते हैं, फाइनल कॉल में क्या पता सारा का सारा पैसा पे करते। फाइनल कॉल मांगी तब भी पे नहीं करी, उसके बाद हमने उसके शेयर्स फोरफिट कर दिए। तो सीक्वेंस क्या रहेगा, कब शेयर्स फोरफिट होंगे, ये क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो हम बात कर रहे थे फोरफिचर ऑफ शेयर्स की। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, पहला क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम था या दूसरा क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम नहीं था। तो जो फोरफिचर की एंट्री होगी, मैं फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एंट्री यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स की जगह हम स्पेसिफिक कॉल का नाम भी यूज कर सकते हैं। मान लो कि उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो कॉल्स उसने पे नहीं करी है उनका नाम भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हम टी एस गरेवाल की देखें तो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी कॉल सिनेरियोस को दे रखी है, सेकंड प्रायोरिटी उन्होंने स्पेसिफिक कॉल्स को दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होगा, एक ही नाम लिखेंगे कॉल सिनेरियोस, और जितनी भी कॉल उसने डिफॉल्ट करी है, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल देखा था कि फर्स्ट कॉल मांगी नहीं पे करी, फाइनल कॉल मांगी नहीं पे करी, उसके बाद शेयर्स फोरफिट कर दिए, तो कॉल्स इन एरियर्स में हम टोटल अमाउंट ले लेंगे जो उसने पे नहीं किया है। और अगर हम कॉल्स के नाम यूज करें तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। तो उस केस में हमको दोनों कॉल के नाम लिखने पड़ेंगे क्योंकि उसने दोनों कॉल डिफॉल्ट करी है। यहाँ पे सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स लिखना है और वहाँ पे सम कर देंगे कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था, 4 रुपए था, और फाइनल कॉल का 1 रुपए, तो 5 रुपए टोटल उसने पे नहीं किए। तो अगेन दोनों यूज कर सकते हो बट ये ज्यादा बेटर है। तो एंट्री हमारी बनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। नॉर्मली अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम कि कोई एंट्री जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिवर्स होती है तो एंट्री भी रिवर्स होती है। जैसे जब हमने पब्लिक को शेयर्स इशू किए थे तो हमने एक जनरल एंट्री पास करी थी, वो थी बैंक अकाउंट डेबिट। मतलब जो दो दो एंट्रीज पास कर रहे थे हर एक स्टेप पे, उनका अल्टीमेट इफेक्ट ये था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमने पास करी थी तब जब हमने पब्लिक को शेयर्स इशू किए थे। बट अगर पब्लिक से शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं, पब्लिक के शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं, तो टेक्निकली सिचुएशन रिवर्स है, तो एंट्री भी रिवर्स होनी चाहिए। तो एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट यहाँ पे बैंक अकाउंट का रेलिवेंस क्या है, यहाँ का मतलब था कि पैसे हम रिसीव कर रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया था। बट अगर हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इसका मतलब ये है कि हम पैसे वापस कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में हम पैसे वापस नहीं करते हैं। जो भी पैसे उसने पे किए होते हैं उसको हम रख लेते हैं अपने पास, जब्त कर लेते हैं। तो उसकी जगह हम यूज करेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। मतलब जितना भी पैसा उसने पे कर दिया था वो पैसा हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डाल देंगे। तो ये हमारा प्योर प्रॉफिट है, इन द सेंस कि जो भी पैसा उसने दिया था वो अब उसको वापस हम नहीं कर रहे हैं, तो वो कंपनी का फायदा हो गया एक तरह से। और कॉल सिनेरियोस क्यों डालते हैं उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो बेसिकली एंट्री हम रिवर्स कर रहे हैं, जो हमने इशू की एंट्री पास करी थी, बस एक चेंज कर रहे हैं कि बैंक की जगह हम शेयर फॉरफिचर टर्म यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर बैंक यूज करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि हम पैसे वापस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम पैसे कभी वापस नहीं करते, जो डिफॉल्ट करते, क्योंकि गलती हमारी नहीं थी, गलती उसकी थी। तो एंट्री बनती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कैसे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब है कि हमने उससे मांगे कितने। शेयर फॉरफिचर में जाएगा पेड अप। पेड अप का मतलब कि उसने उसमें से पे कितने किए। और कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा अनपेड अमाउंट। ठीक है, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड, कॉल्ड अप, पेड अप और अनपेड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कॉल्ड अप, शेयर फॉरफिचर में पेड अप और कॉल्स इन एरियर्स में अनपेड अमाउंट। अब ये कॉल्ड अप, पेड अप और अनपेड कैसे डिटरमाइन होता है और इसको ढूंढते कैसे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो एंट्री हम पास कर रहे हैं इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्टर के शेयर्स लेंगे, सारे शेयर्स हम नहीं लेंगे। मतलब जिसके शेयर्स हम कैंसिल कर रहे हैं, ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ पे हम 2000 शेयर से एंट्री पास करेंगे, क्योंकि एक्स के पास 2000 शेयर्स थे और 2000 शेयर्स ही हम फोरफिट कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं।
बाकी टोटल शेयर से ये एंट्रीज पास नहीं होती हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, और एक ही कॉल पे हम उसको डिफॉल्ट करते हैं और उसके बाद शेयर्स फोरफिट करते हैं। तो एक्स एक शेयर होल्डर था, हमारी कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर्स पब्लिक को इशू करने को दिए थे, उसमें से एक्स एक था जिसके पास 2,000 शेयर्स थे। ठीक है, तो एक्स से हमने एप्लीकेशन मांगी होगी, एक्स ने एप्लीकेशन पे करी होगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉल्ड अप की और पेड अप की, पेड अप या अनपेड की। तो हमने उससे एप्लीकेशन मनी मांगी, उसने एप्लीकेशन पे कर दी। हमने उससे अलॉटमेंट मांगी, हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि उसने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया और उसके बाद हमने उसके शेयर्स फोरफिट कर दिए। तो हमने उसे एप्लीकेशन मांगी, उसने पे कर दी। हमने अलॉटमेंट मांगी, उसने वो भी पे कर दी। हमने फर्स्ट कॉल मांगी, वो उसने पे नहीं करी, और फिर उसके बाद हमने उसके शेयर्स फोरफिट कर दिए। तो कॉल्ड अप में 3 टिक लग रहे हैं, तो कॉल्ड अप का अमाउंट इन 3 टिक के इक्वलेंट होगा। पेड अप में जो पेड अप और अनपेड, जो राइट लगे हुए हैं वो पेड अप है और जो क्रॉस लगा हुआ है वो अनपेड है। तो बात करते हैं यहाँ पे, कॉल्ड अप कितना है, एप्लीकेशन कॉल्ड अप में था, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है। मतलब ये 3 कॉल्स हमने उससे मांगी थी। कॉल्ड अप का मतलब है कि हमने उससे मांगा कितना, उसने पे किया नहीं किया बात की बातें हैं। हमने उससे एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी और फर्स्ट कॉल मांगी। तो शेयर कैपिटल में जो हम कॉल्ड अप कह रहे हैं, उसमें हम अमाउंट डालेंगे 9 रुपीज पर शेयर, क्योंकि इतनी हमने उससे मांगी है। हमने एप्लीकेशन मांगी है, हमने अलॉटमेंट मांगी है और हमने फर्स्ट कॉल उससे मांगी। पेड अप में जाएगा, उसने पे कितनी करी है, तो उसने एप्लीकेशन पे करी, ठीक है, टिक लगा हुआ है, राइट टिक लगा हुआ है। 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, उसने पे कर दी। उसने अलॉटमेंट भी पे करी है, 2 रुपए की अलॉटमेंट थी, उसने वो भी पे करी है। बट उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, तो उसने सिर्फ 5 रुपए हमको पे किए हैं 9 में से। तो पेड अप में जाएगा 5 रुपए, और अनपेड में कितना जाएगा, जो उसने पे नहीं किया। उससे हमने फर्स्ट कॉल मांगी तो थी, बट उसने पे नहीं करी है, तो अनपेड में जाएगा 4 रुपए पर शेयर, इंटू 2,000 शेयर्स जो भी उसके शेयर्स थे, इंटू 2,000 और इंटू 2,000 अगेन। यहाँ पे हम डिफॉल्ट शेयर से एंट्री पास ये वाली एंट्री पास करते हैं, हम टोटल शेयर से ये वाली एंट्री पास नहीं करते हैं। तो कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड, हमने उससे टोटल 9 रुपए मांगे। उन 9 में से उसने 5 पे किए थे, 4 पे नहीं किए थे, तो पेड अप में 5 रुपए, अनपेड में 4 रुपए। तो ऐसे ही एंट्री हम पास करेंगे। तो ये थी हमारी एंट्री फोर फीचर की, और ये एंट्री हम तब पास करते हैं जब क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम नहीं होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है तो भी उसके अंदर 2 केस हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है तो हम एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्योंकि जब हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में पहले देखा था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम क्रेडिट कर देते थे, और यहाँ पे सिंस उसने पे नहीं किया तो उसको हमने डेबिट कर दिया। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल सिनेरियोस। दोनों एंट्रीज एग्जैक्टली सेम है, ऊपर वाली और नीचे वाली, बस एक सिक्योरिटीज प्रीमियम का फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दोनों में हो रहा है, फोर फीचर क्रेडिट और कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट दोनों में हो रहा है। अब ये वाली एंट्री कब पास करनी है और ये वाली एंट्री कब पास करनी है, हमारे पास 3 केसेस आएंगे। पहला केस, क्वेश्चन के अंदर अगर प्रीमियम है ही नहीं तो हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीमियम नहीं है तो फिर रिकॉर्ड ही क्यों करेंगे। दूसरा, क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है बट डिफॉल्टर ने प्रीमियम पे कर दिया है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है और डिफॉल्टर जो है उसने प्रीमियम पे कर दिया है, तो भी हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, नीचे वाली एंट्री पे नहीं जाएंगे। ठीक है, नीचे वाली एंट्री पे तब जाएंगे जब क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम होगा और डिफॉल्टर ने नहीं पे किया होगा। तो क्वेश्चन के अंदर अगर प्रीमियम है तो भी ये चेक करना है कि डिफॉल्टर जो था, मान लो कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूडेड था और डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट पे कर दी थी, तो हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम है और डिफॉल्टर ने प्रीमियम पे कर दिया है। अलॉटमेंट पे प्रीमियम था और डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट ही पे नहीं करी, तो हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, क्योंकि 2 सिचुएशन है, पहला कि क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम होना चाहिए और दूसरा कि डिफॉल्टर ने प्रीमियम नहीं पे किया होना चाहिए। प्रीमियम है, पे कर दिया है, ऊपर वाली एंट्री।
प्रीमियम है, नहीं पे किया है, नीचे वाली एंट्री। तो ध्यान रखना है इस बात का कि कब कौन सी एंट्री पास करनी है। तीन में से दो केस में तो ऊपर वाली एंट्री आएगी, सिर्फ एक केस, और वो भी कौन सा, कि क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम था और डिफॉल्टर ने प्रीमियम नहीं पे किया है, तो हम पास करेंगे नीचे वाली एंट्री। ये हो गई फोर फीचर की एंट्री। ऑल द टॉपिक हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर्स था, लेकिन आगे हम री इशू की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर दिए, कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि ये शेयर्स कंपनी री इशू कर सकती है। ऑप्शन है उनके पास, चाहे तो उन्हें कैंसिल करके खत्म कर दे, या फिर उन शेयर्स को दोबारा री इशू कर दे। ठीक है, कंपनी का फायदा टेक्निकली री इशू करने में ही है, क्योंकि ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा ही लिया है, और नीचे अगर शेयर्स कंपनी डिस्काउंट पे भी इशू करती है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे भी कमा लेगी, या अगर प्रॉफिट नहीं भी कमाती है तो ऊपर इतना कमा लिया है कि डिस्काउंट पे शेयर्स री इशू किए जा सकते हैं। और हमने इनिशियली देखा था कि कंपनी कभी भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, बट जो शेयर्स कंपनी री इशू करती है वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। उसमें भी कंडीशन है, कंडीशन ऐसी है कि कंपनी तब भी डिस्काउंट पे टेक्निकली इशू नहीं कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे आराम से। तो री इशू ऑफ शेयर्स, अगेन यहाँ पे अब हमारे पास तीन कंडीशन आती है: री इशू एट पार, री इशू एट प्रीमियम, री इशू एट डिस्काउंट। तो जो हमने ऊपर बात करी थी कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, अच्छा मैंने मिटा दिया वो, तो कंपनी जो एंट्री पास करती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट। जो लमसम एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम हर स्टेप पे दो एंट्री पास करते हैं, उन दोनों का अल्टीमेट इफेक्ट यही बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और री इशू ऑफ शेयर्स के केस में अगर री इशू एट पार है तो हम एग्जैक्टली ये एंट्री पास करेंगे, एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, जितने पैसे मिले यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर एट डिस्काउंट है या एट लॉस है, डिस्काउंट लॉस सेम लेके चलेंगे, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फोरफीचर हमारा टेक्निकली नॉमिनल अकाउंट है। जैसे कि 11th क्लास में तुम्हें याद हो कि जब हम एसेट को बेचते थे तो उस एसेट की सेल पे प्रॉफिट या लॉस को चेक करते थे। तो अगर एसेट की सेल पे प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम करते थे क्रेडिट, और अगर एसेट की सेल पे लॉस होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम करते थे डेबिट। अगर एसेट की सेल पे प्रॉफिट है या एसेट की सेल पे लॉस है। तो ऊपर हमने क्या बोला था कि अगर हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, शेयर को फोरफिट कर रहे हैं, तो जितना पैसा उस डिफॉल्टर ने अब तक पे कर दिया था वो एक तरह से कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट को हम पहले क्या करते थे, क्रेडिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो यहाँ पे भी हमने शेयर फोरफिचर अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो शेयर फोरफिचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अगर प्रॉफिट होगा, और वहीं पे शेयर फोरफिचर अकाउंट को डेबिट करेंगे अगर हमको लॉस होगा तो। ठीक है, टेक्निकली डिस्काउंट पे इशू करना लॉस के इक्वलेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट और लॉस दोनों को हम सेम लेके चल रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा सेकंड केस। थर्ड केस, एट प्रॉफिट नहीं होगा, एट प्रीमियम होगा। एट प्रीमियम, तो प्रीमियम की एंट्रीज तो हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये एंट्री होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का था। अगर एक 10 रुपए के शेयर को कंपनी 10 रुपए पे री इशू कर रही है तो ये होगा इशू एट पार। ऊपर वाले क्वेश्चन का ऊपर वाले एग्जांपल से ही कंटिन्यू करते हैं। एक्स के कंपनी ने 2000 शेयर्स फोरफिट कर दिए थे, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए की वैल्यू थी। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि जो 10 रुपए के शेयर था, जो 2000 शेयर्स थे, उनको हम दोबारा री इशू करते हैं। एक शेयर 10 रुपए का था और 10 पे ही री इशू करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, 2000 शेयर्स इंटू 10 रुपए का एक शेयर, तो यहाँ पे हमको मिल जाएंगे 20,000 रुपए और 20,000। सेकंड केस है एट डिस्काउंट। तो 10 रुपए का एक शेयर था, 10 रुपए एक शेयर की फेस वैल्यू थी। अब कंपनी ने सोचा
कि यार ऊपर जब हमने उसके शेयर्स कैंसिल किए तो कितने, 10,000 रुपये तो हमको मिल गए यहाँ पे ऑलरेडी, 10,000 रुपये का तो ऑलरेडी हमको फायदा हो रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा डिस्काउंट पे इशू कर देते हैं। तो 10 रुपए का एक शेयर डिसाइड किया कंपनी ने कि 8 रुपए पे री इशू करते हैं। तो री इशू पे हमको 2 रुपए का लॉस है या 2 रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमने रिसीव किए 2,000 इंटू 8, 2 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया तो 2,000 इंटू 2, और 2,000 पे एक्चुअली हमको 10 रुपए रिसीव होने थे क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपए की थी। तो यहाँ पर आएगा 20,000, 16,000 और 4,000। ठीक है, ये फोर फीचर हमने क्या बोला था, लॉस है, इसको हम बोलते हैं लॉस ऑन री इशू। ठीक है, या डिस्काउंट ऑन री इशू। और हमने यहाँ कहा था कि ये शेयर फोर फीचर क्या है, हमारा प्रॉफिट है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन फोर फीचर। तो जब हम शेयर्स फोरफिट करते हैं तो वहां पे जो हमको शेयर फोरफिचर अकाउंट दिखता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन फोरफिचर। जब हम शेयर्स री इशू करते हैं वहां पे हमको शेयर फोरफिचर दिखता है, उसको हम बोलते हैं लॉस ऑन री इशू। तो प्रॉफिट ऑन फोरफिचर और लॉस ऑन री इशू। तो यहाँ पे हमें कितने रुपए का लॉस हुआ है, 4,000 रुपए का लॉस हुआ है, बट इन्हीं शेयर्स पे हम ऑलरेडी 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा चुके हैं। तो अगर हम देखें कि नेट प्रॉफिट हमको यहाँ पे कितना हुआ, तो 10,000 रुपये हम हमारा प्रॉफिट था, और 4,000 का हमको लॉस हुआ, या हमने डिस्काउंट पे इशू किया, तो एक्चुअली हमारा नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है, 6,000 रुपये का प्रॉफिट है हमारा। मतलब अभी भी हम 6,000 रुपये प्लस में चल रहे हैं। शेयर्स को री इशू लॉस में या डिस्काउंट में करने के बाद भी हमारा उन शेयर्स पे प्रॉफिट 6,000 रुपये का चल रहा है अभी। तो हमने अभी कहा था कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू तो कर सकती है, बट टेक्निकली वो डिस्काउंट पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट तो 2013 की एक गाइडलाइन है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे तो इशू कर सकती है, बट वो डिस्काउंट प्रॉफिट ऑन फोर फीचर से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने प्रॉफिट ऑन फोर फीचर 10,000 कमाया, तो लॉस ऑन री इशू का जो अमाउंट है यहाँ पे कितना है, 4,000 रुपए, 10,000 से कम ही है। तो लॉस ऑन री इशू का अमाउंट 10,000 से इंक्रीज नहीं हो सकता, 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पे जब हमने नेट प्रॉफिट निकाला, हमने क्या किया, 10,000 जो हमारा प्रॉफिट ऑन फोरफीचर था उसको माइनस किया लॉस ऑन री इशू से। अगर हमारा लॉस ऑन री इशू 10,000 से ऊपर नहीं हो सकता, तो टेक्निकली मतलब क्या है कि हमारा नेट प्रॉफिट जीरो आ सकता है, जीरो के नीचे, मतलब नेगेटिव में नहीं जा सकता है। नेगेटिव में जाने का मतलब कि शेयर्स के फोरफीचर को लेके शेयर के री इशू तक हमको लॉस नहीं होना चाहिए, या शेयर्स डिस्काउंट पे, एक्चुअल डिस्काउंट पे इशू नहीं होने चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 कमाया था, 10,000 का नुकसान हमने री इशू पे बियर कर लिया, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 0 रुपए। यहाँ पे नेट प्रॉफिट का मतलब जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हैं वो नहीं है। यहाँ पे इन जनरल मतलब है कि दो ट्रांजेक्शन का जो नेट इफेक्ट हमारा निकला वो जीरो के ऊपर नहीं जा सकता है, सॉरी जीरो से नीचे नहीं जा सकता है, माइनस में नहीं जा सकता है, प्लस में रहेगा चलेगा, जीरो रहेगा चलेगा, बट जीरो के नीचे नहीं जा सकता है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जब हम शेयर्स री इशू करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि मैक्सिमम डिस्काउंट उतना हो सकता है जितना हमने फोर फीचर पे प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, तो अगर हम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो ये एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे निकालने हैं वो तो आपको मैंने बता दिया। थर्ड हमारा आता है अगर हम शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर था, और कंपनी ने सोचा कि यार नहीं, हमारी कंपनी का रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, तो अगर 10 रुपए का एक शेयर हम री इशू करेंगे 15 पे या 12 पे, तो भी लोग खुशी खुशी हमारे शेयर को खरीद लेंगे। तो हमने सोचा कि यार नहीं, पार पे भी इशू नहीं करना, डिस्काउंट पे भी इशू नहीं करना, हम और कमाएंगे। तो हमने 10 रुपए का एक शेयर 15 पे री इशू किया है। तो 2,000 शेयर्स पे हमको 15 रुपए रिसीव हो गए। एक्चुअल में शेयर 10 रुपए का था, फेस वैल्यू 10 रुपए की थी, तो शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 2,000 इंटू 10, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,000 इंटू 5, क्योंकि प्रीमियम कितने रुपए का था, 5 रुपए का प्रीमियम था यहाँ पे। तो ऐसे अमाउंट आएंगे अगर हम शेयर प्रीमियम पे री इशू करेंगे। और एंड में जाता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अभी कैपिटल रिजर्व क्या है, बेसिकली जो हमने अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो टर्म हमने यूज करी थी, एक्चुअल में वो नेट प्रॉफिट नहीं होता है, वो दो ट्रांजेक्शन्स का नेट इफेक्ट है। तो जो दो ट्रांजेक्शन का नेट इफेक्ट हमने यहाँ पे लिया था, हमने बोला था कि 10,000 रुपये हमारा प्रॉफिट ऑन फोर फीचर था,
क्योंकि हमने शेयर्स को कैंसिल किया था, तो उस पर अब तक हमको 10,000 रुपये रिसीव हो चुके थे। वो हमने कैंसिल कर दिया, वो हम वापस नहीं कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट हो गया एक तरह से। और जब हमने शेयर्स को री इशू किया, एज्यूम करके चलते हैं कि हमने डिस्काउंट पे री इशू किया है, तो हमको 4 रुपए का लॉस हो गया। तो हमने 10,000 रुपये फोरफीचर पे कमाए थे, और 4,000 रुपये हमको लॉस हो गए री इशू पे। तो हमारा नेट इफेक्ट क्या रहा इन दो ट्रांजेक्शन से, कि हमको अभी भी 6,000 रुपये का फायदा हो रहा है। तो ये जो 6,000 का फायदा है, या जो 6,000 रुपये जो हमने एक्स्ट्रा कमाए हैं, ये हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अमाउंट में के अकाउंट में। क्यों करते हैं? देखो, दो टाइप के रिजर्व्स होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। जो हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हम प्रॉफिट्स कमाते हैं, अगर उससे हम कोई रिजर्व बना रहे हैं, तो वो होता है रेवेन्यू रिजर्व। बट अगर हम कोई बड़ी चीज हो, एसेट बेच के पैसे कमा रहे हो, या शेयर्स बेच के पैसे कमा रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज बेच के पैसे कमा रहे हो जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हो, तो उससे कमाया हुआ पैसा अगर हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि वो आइटम एक तो बड़ी आइटम है, दूसरा वो ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, बहुत रेयर होती है। नॉर्मली बिजनेस अपने एसेट्स 5 से 10 साल में एक बार बेचता है। मान लो कि हमारे पास मशीनरी है, हमने 11th में भी ये पढ़ा था कि नॉर्मली जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो बिजनेस परचेज करता है यूज करने के मोटिव से। तो अगर बिजनेस ने मशीनरी परचेज करी है, तो मोटिव क्या है? यूज करने का। बट यूज करने का मोटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी उसको कभी नहीं बेच सकती। अगर वो मशीनरी खराब हो जाए, या कंपनी के पास कोई बेटर ऑप्शन आ जाए कि ये मशीनरी 1 घंटे में 1,000 यूनिट्स बना के देती है, और कंपनी को ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे नई मशीनरी मिल रही है जो 1 घंटे में 1,500 यूनिट्स बना के देती है, तो हो सकता है कंपनी स्विच करने का सोचे या स्विच कर ले। तो ऐसा नहीं कि कंपनी अगर फिक्स एसेट एक बार परचेज कर रही है तो कभी नहीं बेचती है। अगर उनके पास ऑप्शन बेटर मिल जाए उनको, या उनका एसेट खराब हो जाए, तो वो बेच सकती है। तो अगर मान लो कंपनी मशीनरी बेच रही है, और मशीनरी बेच के उसको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और उस प्रॉफिट को कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है, तो कौन सा रिजर्व कंपनी मेंटेन करेगी? कैपिटल रिजर्व मेंटेन करेगी। ठीक है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमने कंपनी ने अपने ही शेयर्स को फोरफिट किया और उनको री इशू किया, तो शेयर्स कंपनी फोरफिट, पहली बात तो एक कोई नॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि कोई डिफॉल्ट करे और कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल करे, क्योंकि जो डिफॉल्ट कर रहा है उसको भी तो नुकसान हो ही रहा है ना। कोई भी पर्सन नुकसान क्यों झेलेगा जब उसको पता है कि वो पेमेंट करके उस नुकसान को रोक सकता है। ठीक है, इसीलिए जब कंपनी शेयर्स को फोरफिट करती है और री इशू करती है, तो उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है, ना कि रेवेन्यू रिजर्व में। इसीलिए जो भी फायदा कंपनी ने फोरफिट करके और री इशू करके कमाया, वो फायदा, वो प्रॉफिट कंपनी ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी एंट्री बनेगी, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व है, रिजर्व प्रॉफिट के पार्ट होते हैं। प्रॉफिट अगर इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट अगर डिक्रीज करते हैं तो डेबिट करते हैं। तो शेयर फोरफीचर पे जो हमने प्रॉफिट कमाया था, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीचर के अकाउंट से जो प्रॉफिट था वो डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए डेबिट किया है। और कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया। अब इसमें अमाउंट कैसे डालें? अभी मैंने बोला था कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है, जो नेट रिजल्ट रहा है उन दो ट्रांजेक्शन का, नेट रिजल्ट क्या रहा है? जो हमने प्रॉफिट फोरफीचर पे कमाया, प्रॉफिट ऑन फोरफीचर, उसे हमने माइनस क्या किया था? जो हमने डिस्काउंट पे शेयर्स इशू किए थे री इशू के टाइम पे, तो माइनस हम करेंगे लॉस ऑन री इशू। जो ऊपर हमने अमाउंट निकाला था 6,000 रुपीज का, वो भी ऐसे निकाला था। प्रॉफिट ऑन फोरफीचर 10,000 का, ये रहा, माइनस लॉस ऑन री इशू जो कि हमारा था 4,000 रुपए का, ये रहा। तो प्रॉफिट ऑन फोरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू, हमने निकाला इसका अमाउंट कि नेट जो रिजल्ट रहा वो रहा 6,000 रुपये, तो वो हमने डाल दिया यहाँ पे, 6,000 6,000। तो ये हमने ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो हमने ये देख लिया कि प्रॉफिट ऑन फोरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमने जितने भी शेयर्स फोरफिट किए थे वो सारे के सारे हमने री इशू करे हों। अगर हम सारे के सारे शेयर्स री इशू नहीं करेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट ऑन फोरफीचर को एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो,
प्रॉफिट ऑन forfeiture divided by forfeited shares multiplied by reissued shares. और माइनस कर देंगे इसी से एग्जैक्टली लॉस ऑन री इशू। ऑल राइट, तो ये क्यों किया, रीजन क्या है इसका? देखो, अगर मान लो कि हमने जो ऊपर 2000 शेयर्स एक्स के फोरफिट किए थे, मान लो उन 2000 शेयर में से हमने सिर्फ 1000 शेयर्स री इशू किए, तो प्रॉफिट ऑन फोरफिट तो 2000 शेयर्स पर है, बट लॉस ऑन री इशू सिर्फ 1000 शेयर्स पर है। तो दोनों को कंपेयर करना टेक्निकली गलत होगा, क्योंकि हमने देखा था रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, नहीं सॉरी, मैचिंग प्रिंसिपल 11th क्लास में, कि एक साल के एक्सपेंस को उसी साल के रेवेन्यू से कंपेयर करते हैं। तो एक्सपेंसेस भी एक साल के, रेवेन्यूज भी एक साल के कंपेयर कर सकते हैं, बट अगर 6 महीने के रेवेन्यूज हों और एक साल के एक्सपेंस हो, तो उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। सेम यहाँ पर प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर जो अमाउंट है वो 2000 शेयर्स पर है, बट लॉस ऑन री इशू सिर्फ 1000 शेयर्स पर है। तो हम क्या करेंगे, इन 2000 शेयर्स की वैल्यू का प्रॉफिट को हम कन्वर्ट करेंगे 1000 शेयर्स के इक्वलेंट में। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर को हमने डिवाइड किया कि हमने कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे, वो आ गया पर शेयर प्रॉफिट, और फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया कि हमने कितने शेयर्स री इशू किए हैं, हमने 1000 शेयर्स री इशू किए हैं। तो इससे क्या आ जाएगा कि अगर 1000 शेयर्स हमने फोरफिट किए होते तो उस पर कितना प्रॉफिट हमने कमाया होता, उसको हम कंपेयर करेंगे कि जो 1000 शेयर्स हमने री इशू किए हैं उस पर लॉस कितना हुआ है। और अब एग्जैक्ट जो कंपैरिजन है वो इक्वल है, प्रॉफिट ऑन फोरफिचर भी 1000 शेयर्स पर है, लॉस ऑन री इशू भी 1000 शेयर्स पर है। इसीलिए हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हमने शेयर्स फोरफिट ज्यादा किए हैं लेकिन सारे के सारे शेयर्स हमने री इशू नहीं किए उनमें से। ठीक है, तो फॉर्मूला तो खैर बात की बातें हैं, अभी तो फिलहाल हम ये सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि ये ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये एक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं और एंट्रीज देखते हैं। तो Sunshine Limited issued 20,000 shares of 100 each. Payable rupees 25 per share on application, 25 per share on allotment, and the balance in two calls of 25 each. 100 रुपए का एक शेयर है और 4 कॉल्स हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं, और हर कॉल 25 रुपए की है। तो करने में आसानी होगी थोड़ी, 25 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे, 25 फर्स्ट कॉल पे, 25 फाइनल कॉल पे। कंपनी के क्वेश्चन कह रहा था कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर, मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं करी है। मतलब हम जब एंट्रीज पास करेंगे सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पास करेंगे, फाइनल कॉल की एंट्री पास यहाँ पे हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन आगे कह रहा है ऑल द मनी वाज डूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर्स हेल्ड बाय मोदी। ठीक है, तो मिस्टर मोदी के पास 400 शेयर्स थे, और जब हमने फर्स्ट कॉल मांगी सभी से, तो मिस्टर मोदी ने वो 400 शेयर्स जिनके उनके पास थे उन्होंने पेमेंट नहीं करी, डिफॉल्ट कर गए मतलब वो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स forfeited these shares, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली रीइशूड देम एट 75 पर शेयर पेड अप। ये पेड अप वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है बात करते हैं, उसके आगे बात करेंगे। फॉर अ सम ऑफ रुपीज 28,000। ठीक है, जर्नलाइज दी अब ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। अकाउंट तो खैर अभी हम नहीं सीख रहे हैं, फिलहाल हम इसकी एंट्रीज सीखेंगे, एंट्रीज देखेंगे। तो 400 शेयर्स पे जब हम मतलब जब हमने 20,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मांगी, तो मिस्टर मोदी ने पेमेंट नहीं करी, मिस्टर मोदी के पास 400 शेयर्स थे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने उनके शेयर्स फोरफिट कर दिए। कैसे पता चला? क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल करी ही नहीं है। कंपनी ने अगर फाइनल कॉल नहीं करी है तो हमने शेयर्स फाइनल कॉल से पहले ही फोरफिट कर दिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमने शेयर्स फोरफिट कर दिए हैं। तो सीक्वेंस क्या रहेगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज, फिर फोरफीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो हम पहली एंट्रीज पास करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर इसी पेज पे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
और मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो हमारा एग्जाम में जो आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड आएगा, बट अगर एमसीक्यू तुम्हारे अगर स्कूल में भी एग्जाम होते हैं तो शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, मार्क्स कटने हैं इसके। और जो अकाउंटिंग करनी है विद नरेशन करनी है, प्रॉपर तरीके से करनी है। ठीक है, हर प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से, क्योंकि नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे। बट अगर एमसीक्यूज आ रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 शेयर्स थे और एप्लीकेशन पे 25 रुपीज पर शेयर मांगे जा रहे हैं। तो अमाउंट आएगा 25 × 20,000, 5 लाख रुपीज। 5 लाख और 5 लाख। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री तक कोई चेंज नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगेन 5 लाख एंड 5 लाख। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन अमाउंट तो चारों कॉल्स पे सेम ही रहेंगे, क्योंकि 25 रुपए पर कॉल पे उन्होंने मांगे हैं। 5 लाख एंड 5 लाख। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगेन 5 लाख एंड 5 लाख। नेक्स्ट सेट ऑफ एंट्रीज, अब फर्स्ट कॉल की दो एंट्रीज आएंगी और उसके बाद फोरफीचर री इशू कैपिटल रिजर्व। तो फिफ्थ एंट्री हमारी आ रही है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 5 लाख एंड 5 लाख। सिक्स एंट्री हमारी आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ड्यू रिसीव टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 5 लाख एंड 5 लाख। एक सेकंड, नहीं 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 नहीं। हमने बोला था कि फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री तक तो सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे जब हमने ड्यू किया, ड्यू का मतलब क्या होता है कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया कि आपको फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पेमेंट करनी है। तो जब हमने फर्स्ट कॉल पे इंटीमेट किया, सबको इन्फॉर्म किया, तो सब तक सब कुछ ठीक था। बट जब हमने रिसीव किया तो 400 शेयर्स थे, हमको पैसे रिसीव नहीं हुए। ठीक है, तो उसको हम डालेंगे कॉल्स इन एरियर्स में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और ध्यान रखना, फाइनल कॉल हमने नहीं करी है तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट कॉल पे रिसीव कितना होना था, 5 लाख रुपीज रिसीव होना था। बट 5 लाख कैसे रिसीव होना था, 20,000 शेयर्स थे और 25 रुपीज की फर्स्ट कॉल थी। बट 20,000 में से 400 शेयर्स ने पेमेंट नहीं करी, तो कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा 400 शेयर्स इंटू 25, क्योंकि इतने पे हमको पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो मतलब 10,000 रुपये हमको यहाँ पे रिसीव नहीं हुए। तो 5 लाख में से अगर 10,000 रुपये रिसीव नहीं हुए तो कितने रिसीव हुए, 4,90,000 हमको रिसीव हो गए हैं। और ये अमाउंट कैसे निकाला हमने, 20,000 में से अगर 400 शेयर्स ने पेमेंट नहीं करी है तो कितनों ने करी होगी, 19,600 शेयर्स पे पेमेंट रिसीव हुई होगी। तो इंटू 25 करें तो कितना आता है हमारा ये, 4,90,000 का अमाउंट आता है एग्जैक्टली हमारा। ऑल राइट, तो एप्लीकेशन की दो एंट्री, अलॉटमेंट की दो एंट्री, फर्स्ट कॉल की दो एंट्रीज हो गई। अब हम पास करेंगे एंट्रीज फोर फीचर की, कैपिटल रिजर्व की, और सॉरी फोर फीचर की, री इशू की और कैपिटल रिजर्व की। तो नीचे थोड़ा डिटेल में करते हैं, इतना छोटा नहीं करेंगे इसको हम। ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नीचे लेके चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऊपर हमने एंट्रीज पास करी है एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की। अब हम बात करते हैं फोर फीचर, री इशू एंड कैपिटल रिजर्व की। कितने शेयर्स थे मिस्टर मोदी के पास, 400 शेयर्स थे। तो हम फोरफिट 400 शेयर्स करेंगे। ठीक है, री इशू हम सारे के सारे भी कर सकते हैं, 400 से कम भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ने क्या बोला है,
कि हमने सारे के सारे कर दिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दीज शेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली री इशूड देम, मतलब सारे के सारे शेयर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने री इशू कर दिए। और क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम नहीं था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे फोर फीचर में। ठीक है, री इशू के टाइम पे देखते हैं क्या सिनेरियो है हमारे पास। तो एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये एंट्री हमने पास कर दी फोर फीचर की। अमाउंट क्या बोला था हमने, यहाँ मैं लिख रहा हूँ छोटा छोटा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में, पेड अप शेयर फोर फीचर में, और अनपेड कॉल्स इन एरियर्स में। सीक्वेंस क्या है हमारा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फाइनल कॉल हमने करी ही नहीं है तो हम उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं ऊपर कि हमने यही तक कॉल करी है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मिस्टर मोदी ने फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट करी है। तो डिफॉल्ट करी का मतलब क्या है कि हमने मांगी होगी, उन्होंने पे नहीं करी होगी। तो कॉल्ड अप और पेड अप या अनपेड। तो हमने एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल 25। हमने एप्लीकेशन मांगी, मिस्टर मोदी ने पे कर दी, अलॉटमेंट मांगी, पे कर दी, फर्स्ट कॉल मांगी, नहीं पे करी, और हमने शेयर्स फोरफिट कर दिए। तो कॉल्ड अप कितना है, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल मतलब 75। तो 400 शेयर्स इंटू 75 जाएगा शेयर कैपिटल में। पेड अप कितना है, एप्लीकेशन पे करा है, अलॉटमेंट पे करा है, तो मतलब 50 रुपए पे किए हैं, तो पेड अप में जाएगा 400 इंटू 50। और कितना पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, तो 400 इंटू 25 यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स में आ जाएगा। तो 30,000 पे करना था, उसमें से 20,000 पे कर दिया और 10,000 पे नहीं किया। ये जो कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट है, ये हम ऊपर वाली एंट्री जो हमने फर्स्ट कॉल पे एंट्री पास करी थी वहां से भी ये एग्जैक्ट सेम अमाउंट हम पिक कर सकते हैं अगर हमको डायरेक्टली नहीं निकालना है। तो ये रहा कॉल्स इन एरियर्स, 10,000 का अमाउंट है और एग्जैक्टली यहाँ पे हमने 10,000 ही डाला है। ये रहा, ऑल राइट। तो ये हमने एंट्री पास कर दी फोर फीचर की। अब हम बात करते हैं री इशू की। क्वेश्चन ने बोला है कि सब्सिक्वेंटली ये शेयर्स हमने री इशू कर दिए एट ₹75 पेड अप फॉर अ सम ऑफ ₹28,000। जो वर्ड होता है पेड अप, वो डिफाइन करता है कि हमने एक शेयर की वैल्यू क्या रखी है। मतलब टेक्निकली हम उसकी फेस वैल्यू कह सकते हैं कि हमने उसकी फेस वैल्यू क्या रखी है जब हम शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कितनी रखी है, 75 पर शेयर। तो एक शेयर को हमने 75 पे हम इशू कर रहे हैं, बट क्या हम 75 ही रिसीव कर रहे हैं, वो अलग हो सकता है। जैसे कि हम बात करते थे कि 75, या हम करते थे कि इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। तो पार का प्रीमियम का मतलब क्या था, फेस वैल्यू और इशू प्राइस। तो यहाँ 10 रुपए का एक शेयर अगर हम 10 पे इशू कर रहे हैं तो इशू एट पार है। 10 रुपए का एक शेयर अगर 8 पे इशू कर रहे हैं तो इशू एट डिस्काउंट है। 10 का एक शेयर अगर 12 पे इशू कर रहे हैं तो इशू एट प्रीमियम है। तो फेस वैल्यू 10 रुपए ये तीनों में, लेकिन इशू प्राइस कुछ और हो सकता है। सेम यहाँ पे पेड अप का मतलब है कि एक शेयर की वैल्यू क्या रखी है हमने, हमने एक शेयर की वैल्यू 75 रुपीज रखी है। अब हम रिसीव कितना कर रहे हैं, हम पर शेयर 75 ही रिसीव कर रहे हैं, तो री इशू एट पार होगा। हम पर शेयर 80 रिसीव कर रहे हैं तो री इशू एट प्रीमियम होगा। और अगर हम पर शेयर 70 रिसीव कर रहे हैं तो री इशू एट डिस्काउंट या री इशू एट लॉस होगा। तो यहाँ पे कितना रिसीव कर रहे हैं ये हमको पर शेयर तो नहीं गिवन है, बट टोटल गिवन है। तो यहाँ पे टेक्निकली हमने 400 शेयर्स री फोरफिट किए हैं और एक शेयर 75 का हम री इशू कर रहे हैं। तो 400 इंटू 75 होता है 30,000 रुपए। तो टेक्निकली री इशू पे हमको 30,000 रिसीव होने चाहिए थे। तो 30,000 रिसीव होने चाहिए थे, बट रिसीव कितने हुए, 28,000। अगर हमको कम पैसे रिसीव हुए हैं मतलब हमने जो री इशू किया है वो डिस्काउंट पे या लॉस पे री इशू किया है। तो री इशू की एंट्री हम क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट,
शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने एंट्री पास कर ली। तो शेयर कैपिटल में जाता है हमेशा पेड अप अमाउंट। क्वेश्चन में अगर टर्म यूज करी गई है फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि जो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू थी हमने उतने का ही शेयर मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे अगर लिखा होता कि हमने शेयर्स री इशू किए हैं एज फुल्ली पेड अप, मतलब कि एक शेयर कितने रुपए का था, 100 रुपए का था, तो हमने नीचे भी वैल्यू 100 रुपए ही मेंटेन कर रखी है। बट सिंस क्वेश्चन ने हमको पेड अप का वैल्यू का अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया कि 75 रुपीज पेड अप है, तो हम उतने का शेयर लेके चलेंगे। तो पेड अप जाता है हमेशा शेयर कैपिटल में, तो यहाँ पे हम डालेंगे 400 × 75, मतलब हमको 30,000 रिसीव होने चाहिए थे, तो शेयर कैपिटल रहेगी 30,000 की। रिसीव कितने हुए, 28,000 रुपए हमको रिसीव हुए हैं, 2,000 रुपए हमको रिसीव नहीं हुए, तो 2,000 रुपए हमने कहाँ डाल दिया, लॉस ऑन री इशू, मतलब शेयर फोरफीचर अकाउंट में डाल दिया हमने ये। तो ये एंट्री हो गई री इशू की, फोरफीचर की हो गई, री इशू की हो गई। अब लास्ट बचती है कैपिटल रिजर्व की एंट्री। तो ये एंट्री होगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री हम पास करेंगे और इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे, प्रॉफिट, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने सारे के सारे शेयर जो री इशू किए फोरफिट किए थे उनको री इशू कर रहे हैं, तो इसमें अमाउंट जाएगा प्रॉफिट ऑन फोरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। तो ऊपर आते हैं फोरफीचर के एंट्री में। फोरफीचर के एंट्री में हमको दिख रहा है शेयर फोरफीचर अकाउंट जो कि 20,000 रुपए से क्रेडिट हो रखा है। ये क्या है, प्रॉफिट ऑन फोरफीचर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20,000 रुपए, इसको माइनस करेंगे लॉस ऑन री इशू से। ये रहा हमारा लॉस ऑन री इशू 2,000 रुपए का, तो यहाँ माइनस कर देंगे 2,000 रुपए। तो 20,000 माइनस 2,000, यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे 18,000 रुपीज का, 18,000 एंड 18,000। तो ये थी हमारी एंट्रीज फोर फीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व की। कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी कैरी हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम रखते हैं, और ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।